एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम अंजना था सिटी हॉस्पिटल के एक रूम में स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। आंख खुलते ही उसने देखा कि डॉक्टर अरुण हाथ में रिपोर्ट लिए खड़े हैं। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी कहाँ है? उसने उठने की कोशिश की तो उसे दर्द होने लगा। माफ कीजिए लेकिन हम उन दोनों को नहीं बचा पाए। नहीं। रात के तकरीबन 11 बजे दिव्या अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसकी मोबाइल पर मेहुल का कॉल आया। हेलो डार्लिंग, क्या कर रही हो? मैं तो सोने के लिए बेड पर आ चुकी हूँ। और तुम? ओके, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये बोलकर मेहुल ने कॉल कट कर दिया। इडियट, पता नहीं क्या सरप्राइज देगा। दिव्या लाइट बंद करके लेट गई। तभी दिव्या को किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी। वो उठकर उस अक्स के करीब चली गई। उस अक्स ने उसका हाथ थाम लिया और उसके तेज नाखून दिव्या की कलाई पर जा लगे। दिव्या चिल्लाते हुए पीछे हटी और फिर उसने लाइट को ऑन किया। सामने अंजना खड़ी हुई थी। उसके नाखून किसी चुड़ैल के जैसे थे। आंखें लाल लाल चमक रही थी। मुंह से खून टपक कर जमीन पर गिर रहा था। ये देखकर दिव्या चिल्ला उठी। मेहुल अब घर पर पहुंच चुका था। तभी खिड़की तोड़कर उसके सामने जमीन पर दिव्या आकर गिरी। दिव्या का चेहरा खून से सराबोर था। वो बाइक से उतरकर दिव्या के पास जा ही रहा था कि ऊपर से एक डिवाइडर ब्लॉक आकर दिव्या के मुंह पर गिरा और उसका पूरा मुंह पूरी तरह से कुचल गया। ये देख मेहुल की रूह कांप उठी। नहीं! उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो बालकनी में अंजना बहुत भयानक अवतार में खड़ी हंस रही थी। कुछ देर बाद पुलिस की जीप वहां से गुजर रही थी। इंस्पेक्टर राजीव ने देखा कि एक लाश जिसका मुंह पूरी तरह से बिगड़ चुका है, उसके पास ही एक लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक केस है। राजीव ने कॉल करके एम्बुलेंस बुला ली और दोनों को सिटी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। अगली सुबह जब दिव्या ऑफिस नहीं गई तो निशा ने उसे कॉल लगाया, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। अब उसने मेहुल को कॉल लगाया तो उसका नंबर भी नहीं लगा। कहाँ गए ये दोनों? कहीं हनीमून मनाने तो नहीं पहुँच गए? वो रात को दिव्या के घर पहुंची तो दरवाजा पहले ही खुला था। हॉल में कई सारे डिवाइडर ब्लॉक्स रखे हुए थे। यार, इतने सारे डिवाइडर ब्लॉक्स घर के अंदर क्या कर रहे हैं? कौन है? दिव्या, यार क्यों डरा रही है? वो धीरे धीरे दिव्या के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज अभी भी लगातार आ रही थी। उसने झुककर बेड के नीचे देखा तो वहां भी कोई नहीं था। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो जैसे ही वापस खड़ी हुई तो बेड पर उसे अंजना का भयानक अवतार मिला, जो कि उस बेड पर बैठी हुई नजर आई। अंजना ने अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊपर से सैकड़ों डिवाइडर ब्लॉक्स आकर निशा के ऊपर गिरा दिए। निशा उनके नीचे दबकर पूरी तरह चिल्ला उठी। तभी अंजना ने एक डिवाइडर ब्लॉक उठाया और उसका मुंह तोड़ दिया। अगली सुबह मेहुल को होश आ चुका था। उसके होश में आने की खबर सुनकर इंस्पेक्टर राजीव वहां पहुंचे। क्या नाम है तुम्हारा? और जो लड़की मारी गई उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता था? जी, मेरा नाम मेहुल है और वो दिव्या थी, मेरी मंगेतर। उसकी मौत के समय तुम उसके आसपास क्या कर रहे थे? मैं उसके घर पर उसे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए गया था। मैं जैसे ही घर के अंदर घुसा उससे पहले ही उसकी लाश जमीन पर आकर गिरी और फिर एक डिवाइडर ब्लॉक ऐसा ऊपर से आकर गिरा कि उसने उसका मुंह पूरी तरह कुचल दिया। तुमने घर के अंदर जाकर खूनी को पकड़ने की कोशिश नहीं की? मैं ऐसा करता सर, लेकिन मैंने बाहर से ही जब नजर उठाकर देखा तो वो बालकनी में ही खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी, नाखून किसी भेड़िए के जैसे थे। उसका भयानक अवतार देखकर मुझे बुखार आ गया था और जब आंख खुली तो मैं यहाँ हूँ। उसका स्टेटमेंट लेकर इंस्पेक्टर राजीव कमरे से बाहर आए और शिंदे से कहा,
हमें एक बार फिर से घर जाकर चेक करना चाहिए, हो सकता है कुछ ना कुछ एविडेंस मिल जाए। यस सर। वो एक बार फिर से दिव्या के घर पहुंचे और वहां का मंजर देख वो हैरान रह गए। घर में निशा की लाश और इतने सारे डिवाइडर ब्लॉक्स देखकर राजीव का दिमाग घूमने लगा। अब ये कौन है और ये इतने सारे ब्लॉक्स यहाँ घर के अंदर कौन लाया होगा? सर ये केस तो वाकई में बहुत ही अजीब है। पहले मर्डर में एक डिवाइडर ब्लॉक और इस दूसरे मर्डर में इतने सारे डिवाइडर ब्लॉक्स। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है साहब। अगर खूनी को खून करना ही है तो वो और भी आसान तरीकों से कर सकता है, लेकिन ये डिवाइडर ब्लॉक्स के साथ मर्डर करना, शायद वो कोई हमें मैसेज देना चाहता है। हो सकता है सर। देखो उसके पास मोबाइल है क्या? राजीव ने निशा की जेब में चेक किया तो उसको मोबाइल मिल गया। इसको अनलॉक करवा कर मुझे लाकर देना, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। उन्होंने निशा की लाश को फॉरेंसिक भिजवा दिया और उस घर को सीज कर दिया। शिंदे ने मोबाइल अनलॉक करवा कर राजीव को दिया। राजीव ने निशा के दो दोस्त टीना और आर्यन को कॉल लगाकर उन्हें थाने बुलाया। कहिए सर, हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है और निशा का मोबाइल आपके पास क्या कर रहा है? आप लोग निशा के अलावा मेहुल और दिव्या के भी दोस्त हैं, है ना? हाँ, बट बात क्या है? दिव्या और निशा का खून हो चुका है और मेहुल हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या? क्या? उन दोनों की ये सुनकर आंखें फट गई। ये कैसे हो सकता है सर? किसने मारा उन्हें? उसका तो अभी तक पता नहीं चला है। उनका खून करने के लिए खूनी ने डिवाइडर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया है। क्या आप लोग कुछ बता सकते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है? नहीं सर, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। तभी राजीव के पास हॉस्पिटल से एक कॉल आया। सर, मेहुल की हालत खराब हो रही है, आप जल्दी से आइए। मैं अभी आ रहा हूँ। वो सभी एक साथ हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेहुल अब उसी कमरे में था जिसमें अंजना एडमिट थी। क्या हुआ था इसे? सर, हमारे पास कुछ इमरजेंसी केस आए थे, रूम खाली नहीं थे, इसीलिए हमने इनको इस रूम में शिफ्ट कर दिया। लेकिन यहाँ आकर इसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये वही औरत है जिसने दिव्या को मारा था। ये कैसे हो सकता है? अंजना तो बेड से उठ भी नहीं सकती और ना ही ये पॉसिबल है कि वो यहाँ से बाहर जाए और खून करके यहाँ वापस लेट जाए और किसी को पता भी ना चले। यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा सर। हमने इसको बेहोशी का इंजेक्शन देकर शांत किया है। फिलहाल इसे किसी दूसरे रूम में शिफ्ट करो। जब ये होश में आएगा तब मुझे बुला लेना। और तुम लोग इन डिवाइडर ब्लॉक से रिलेटेड अगर कुछ भी तुम जानते हो तो हमें सच सच बता दो। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा। नहीं सर, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। रात के तकरीबन 8 बजे टीना घर से निकलकर स्विमिंग पूल की तरफ जा रही थी। किनारे पर पहुंचकर उसने गाउन उतारा और पूल में छलांग लगा दी। कुछ देर तैरने के बाद अचानक से पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। मैं तो डर ही गई थी। कब आए तुम? उसे लगा कि आर्यन उसके पीछे है, लेकिन वो अंजना थी। इस तरफ राजीव के पास हॉस्पिटल से कॉल आया। सर, अंजना अपने रूम में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो चल भी नहीं सकती। यस सर, लेकिन उसको जाते हुए भी किसी ने नहीं देखा। रूम की खिड़की खुली हुई है, हो सकता है वो वहाँ से भागी हो। लगता है अब उन दोनों में से किसी एक की बारी है। उसने पहले आर्यन को कॉल करके थाने आने को कहा, लेकिन जब उसने टीना को कॉल लगाया तो उसका कॉल रिसीव नहीं हुआ। कुछ देर बाद आर्यन थाने पहुंच गया। क्या हुआ सर? आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? टीना की जान खतरे में है, तुम हमें जल्द से जल्द उसके घर ले चलो। राजीव ने आर्यन को साथ लिया और टीना के घर की तरफ रवाना हो गए। यार क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या सुनना चाहती हो मेरी जान? इतनी भयानक आवाज सुनकर टीना ने खुद को छुड़ाया और पीछे पलटकर देखा। उसका भयानक रूप देखकर वो बेहद डर गई। अंजना ने अपना हाथ ऊपर उठाया तो आसमान से अपने आप डिवाइडर ब्लॉक्स जमीन पर गिरने लगे। टीना पूल से बाहर निकली और घर के अंदर भागने लगी। ऊपर से अभी भी बार बार उसके ऊपर डिवाइडर ब्लॉक्स गिर रहे थे, लेकिन उनसे बचती बचाती वो घर के अंदर चली गई। उसने जैसे ही अपने कमरे के अंदर कदम रखा तो अंजना ने उसका गला पकड़ लिया। तभी राजीव और आर्यन वहां आ पहुंचे। राजीव अंजना पर गन पॉइंट करके बोला, अंजना रुक जाओ, टीना को कुछ भी मत करना। ये देखकर अंजना के चेहरे पर गुस्सा छलक आया और उसने जैसे ही उनकी तरफ देखा, अंजना का चेहरा देख दोनों का दिल दहल गया।
अंजना के एक ही इशारे पर ऊपर से डिवाइडर ब्लॉक्स आकर राजीव के हाथ पर गिरा और उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई। यहां से चला जा इंस्पेक्टर, वरना अगला डिवाइडर ब्लॉक तेरे सिर पर गिराऊंगा। ऐसा कहकर उसने टीना को धक्का दे दिया। ऊपर से एक डिवाइडर ब्लॉक आकर टीना पर गिरता इससे पहले ही वो उससे बच गई। तुम जो भी हो प्लीज रुक जाओ और बताओ कि तुम्हारी इन लोगों से क्या दुश्मनी है। मैं अंजना का पति मोहित हूं, लेकिन तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? इन लोगों से पूछो कि 12 जून की रात जब ये फ्लाई ओवर से गुजर रहे थे तो इन्होंने डिवाइडर ब्लॉक्स के साथ क्या किया था। ये सुनकर उन्होंने एक दूसरे का मुंह देखा और उनको वो रात याद आ गई। दिव्या, आर्यन, निशा और टीना चारों ऑफिस की पार्टी खत्म करके घर को जा रहे थे। अभी इनकी कार फ्लाई ओवर पर चल ही रही थी, तभी निशा बोली, अरे मैं मेरा हैंडबैग पार्टी में ही भूला है। अरे यार, तू नशे में थी क्या? अब जल्दी से वापस चलो, उसमें मेरा मोबाइल एंड केस भी है, कहीं कोई चुरा न ले। अब फ्लाई ओवर पार करके यू टर्न करके मोड़ेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा यार। नहीं, हम यहीं से यू टर्न ले सकते हैं, पूरा पुल पार करने की जरूरत नहीं है। ये जो डिवाइडर ब्लॉक्स रखे हैं इनमें से हम कुछ हटाकर यहीं से यू टर्न ले लेंगे। हाँ ये ठीक है। आर्यन कार से उतरा और उसने बड़ी मुश्किल से कुछ डिवाइडर ब्लॉक्स हटा दिए। फिर वो कार में वापस बैठ गया। उन्होंने डिवाइडर ब्लॉक्स के बीच से यू टर्न लिया और वापस चले गए। ये सब जानने के बाद राजीव बोला, इन्होंने यू टर्न लिया, क्या सिर्फ इसलिए तुम इन्हें मार दोगे? ये उन ब्लॉक्स को वापस लगाए बिना वहां से चले गए। जब मैं अंजना और अपने बच्चे को साथ लिए अपनी कार से फ्लाई ओवर से गुजर रहा था तो एक डिवाइडर ब्लॉक मेरी कार के टायर के नीचे आया और मेरी कार पलट गई। इनकी एक गलती की वजह से मैं और मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया और मेरी बीवी चलने के लायक नहीं रही। इसीलिए मैं हर रात अंजना के शरीर में आकर इनको एक एक करके खत्म कर रहा हूँ। देखो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन अब तुम अंजना के लिए मुसीबत कर रहे हो। अगर तुमने टीना को भी मार दिया तो अंजना को जेल हो जाएगी। अदालत इस बात को नहीं मानेगी कि अंजना के शरीर में तुम्हारी आत्मा थी। अंजना को ही खूनी माना जाएगा। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इन दोनों को अगर तुमने सजा नहीं दिलवाई तो मैं वापस जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर अंजना बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। राजीव ने टीना और आर्यन पर केस बनाकर उनको जेल भेज दिया। धीरे धीरे अंजना ठीक हुई और अपने घर वापस पहुंच गई। टीना और आर्यन अभी भी जेल में थे। एक सुबह आर्यन शेल के अंदर मरा हुआ पाया गया। उसके सिर पर भारी डिवाइडर ब्लॉक गिरा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। लेकिन वो डिवाइडर ब्लॉक शेल के अंदर कैसे पहुंचा, ये किसी को समझ नहीं आया। अगली रात टीना जब जेल में बंद सो रही थी तो भयानक आवाज से उसकी आंख खुल गई। सामने फीमेल पुलिस इंस्पेक्टर खड़ी हुई उसको खून भरी निगाहों से घूर रही थी। जब मैं तुझे खत्म करके अपना बदला ले लूंगा तो तब सब यही समझेंगे कि इस पुलिस वाले ने ही तुझे मारा है। नहीं! तभी बहुत सारे डिवाइडर ब्लॉक्स उसके ऊपर गिरे और उसके शरीर की एक एक हड्डी टूट गई।